नमस्कार साथियों, मैं आकाश भारती से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज के पटना शहर को पाटलिपुत्र कहते थे। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। पाटलिपुत्र नगर नंद मौर्य और गुप्त सम्राट की राजधानी रहा है। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। राजधानी होने से देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ एकत्र होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज़्यादा दूर नहीं था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी इस विशेष अध्ययन के लिए नालंदा और पाटलिपुत्र आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। इसी नगर की बात है। उस सवेरे ही नगर में काफ़ी चहल पहल थी। गंगा, सोन, सोर, गंडक नदियों के संगम की ओर लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी थी। बात ही ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने का वाला था। भरी दोपहर में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे, राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखो, खूब दान पुण्य करो, तभी इस राक्षस की चंगुल से सूर्य देवता को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल पाएगी। सभी और आवाजें सुनाई दे रही थी, दे दान तो छूटे गिरान। लोग डरे हुए थे। नगर की धनी मानी लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा देने में जुटे हुए थे। मगर पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ अलग ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वहाँ भी बड़ी चहल पहल थी, लेकिन चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बसे उस आश्रम के लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरे जैसे और कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु की तरह के थे। वस्तुतः यह एक वेधशाला थी। उस दिन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। वहाँ के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें देखना था कि उनका हिसाब किताब ठीक निकलता है या नहीं। इसीलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण के क्षण का इंतजार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है। हमें धर्म ग्रंथों की बातों पर यकीन करना चाहिए। मगर वहाँ एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने साथी विद्यार्थी को समझा रहा था। पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है और वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और आज भी ऐसे ही होने वाला है। कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, ऐसे सिर्फ किंवदंतियां हैं। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। कभी कभी लोग उन्हें आर्यभट्ट के नाम से भी पुकारते थे, मगर उसका सही नाम था आर्यभट्ट। भट्ट का मतलब होता है योद्धा। सचमुच ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे। आर्यभट्ट दक्षिणापथ में गोदावरी तट क्षेत्र के अस्मक जनपद में पैदा हुए थे, इसीलिए बाद में अस्मकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। गणित एवं ज्योतिषी के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। इन विषयों का गहन अध्ययन करने के लिए ही वे अपने अस्मक जनपद से इतनी दूर पाटलिपुत्र पहुँचे थे। आर्यभट्ट आंख मूंदकर पुरानी गलत बातें मानने वालों में से नहीं थे और उनके अपने विचार बेहिचक प्रस्तुत करते थे। ग्रहणों के बारे में ही नहीं, आकाश की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। उस जमाने के प्राय सभी लोग, ज्योतिषी भी यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाशगंगा में स्थिर थी। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी भी नहीं होगी तो धर्म ग्रंथों के वचनों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस उनमें नहीं था। मगर आर्यभट्ट में ऐसा साहस था। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर जाहिर किए। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगा
आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में वृंद यानी आरब तक की 10 गुणोत्तर संख्याएं और संज्ञाएं देकर लिखा है कि इनमें प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना है। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित ज्योतिषी के अध्ययन की एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू हुई थी, मगर बाद में हमारे देशवासियों ने आर्यभट्ट और उन अनेक आर्यभट्टीय ग्रंथों को लगभग भुला दिया था। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदाजी ने 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियां खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। इसके बाद ही विद्वज्जगत को आर्यभट्ट का सही परिचय मिला। बहुत से लोगों को तो इस महान गणितज्ञ ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने को मिला जब भारत के पहला कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया और उसे 19 अप्रैल 1975 अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा।